गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग एनक्वास के चेकलिस्ट के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निपन नाथ। आई एम वर्किंग एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इन काकोईजाना आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम लोग एनक्वास के जो चेकलिस्ट है उसको ओपन करेंगे। सो मेरा पास जो चेकलिस्ट है टाइप ए सेंटर के लिए है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सो उसको हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पहले हम चेकलिस्ट को खोलते हैं। सो दिस इज़ आवर एनक्वास चेकलिस्ट टाइप ए, जो नॉन डिलीवरी पॉइंट है उसके लिए ये हमारा चेकलिस्ट है। सो उसका दो पार्ट होता है। एक होता है जनरल डिटेल्स एंड दूसरा वाला आपका जो मेन चेकलिस्ट है यहाँ पर। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एनक्वास चेकलिस्ट है उसमें 8 एरिया ऑफ कंसर्न है। सो हम लोग पार्ट बाय पार्ट एरिया ऑफ कंसर्न डिस्कस करेंगे। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ कंसर्न ए, दैट इज़ सर्विस प्रोविज़न। सो ये कितना एरिया है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक है एरिया ऑफ कंसर्न ए, दैट इज़ सर्विस प्रोविज़न। एरिया ऑफ कंसर्न बी, दैट इज़ पेशेंट राइट। एरिया ऑफ कंसर्न सी, दैट इज़ इनपुट्स। Area of concern D, that is support services. Area of concern E, that is clinical care. Area of concern F, that is infection control. Area of concern Z, that is quality management system. And lastly, area of concern H, that is outcome. So ये जितने भी एरिया ऑफ कंसर्न है हम लोग पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। सो कौन कौन सी क्वेश्चन एसेसर आप लोगों को पूछेंगे और क्या क्या रिकॉर्ड आप लोगों को मेंटेन करना है इन आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हम डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। चलिए हम मेन चेकलिस्ट में चलते हैं। सो दिस इज़ आवर मेन चेकलिस्ट, ओके। So this is area of concern A, that is service provision. The facility provides comprehensive primary healthcare service. So पैकेज वाइज चेकलिस्ट में आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन होता है सो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल एएनसी सर्विसेज विथ मिनिमम 4 एएनसी चेकअप, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए निकल कर रखा है। सो उसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एएनसी सर्विसेज के लिए रिकॉर्ड रिव्यू में आप लोगों को पास आरसीएस रजिस्टर है। सो आरसीएस रजिस्टर एसेसर विल सी योर आरसीएस रजिस्टर एंड चेक दैट ऑल द कॉलम्स शुड बी फिल्ड। कभी कभी क्या होता है आरसीएस रजिस्टर में रिकॉर्ड ठीक से नहीं डलता है, मतलब किसी का बीपी है तो किसी का हाइट नहीं है, किसी का वेट नहीं है। जो जितने भी एएनसी सर्विसेज है, हाँ, सो एएनसी सर्विस में सब फिलअप होना चाहिए। हीमोग्लोबिन लेवल, देन टेस्ट, इज देयर एनी fetal movement present or not, so all should be filled up, okay. So assessor will see all this thing, okay. Then in staff interview they will ask about the ANC टाइमिंग। सो पहला ANC कितने समय में होता है, सेकेंड ANC। सो एज यू ऑलरेडी नो, जो पहला ANC होता है हमारा विद इन 12 वीक्स, दैन दूसरा होता है 14 to 26 वीक्स, तीसरा होता है 28 to 34 वीक्स एंड चौथा होता है 36 to टर्म, ओके। सो एसेसर कैन आस्क यू दिस ऑल दिस थिंग। देन अर्ली रजिस्ट्रेशन, क्या आपके यहाँ पर अर्ली रजिस्ट्रेशन होता है? सो ठीक है, अर्ली रजिस्ट्रेशन होता है, आप बताइए। सो कितने दिन में होता है? विद इन 12 वीक्स, ओके। देन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ऑल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, हीमोग्लोबिन लेवल एंड ऑल दिस, यूरिन फॉर एल्बुमिन, यूरिन फॉर शुगर आपके यहाँ पर होता है। देन हाई रिस्क एंड डेंजर साइन,
So what are the high risk condition? What are the high risk condition of the pregnant woman? The assessor will ask you. So you should know the high risk condition of the pregnant woman. क्या क्या होता है high risk pregnant woman? So पहले आप एज वाइज आएंगे. एज कम होने से भी होता है. 19 ईयर से अगर कम होता है तो हाई रिस्क होता है. देन वेट 35 के से बिलो होता है तभी हाई रिस्क होता है. देन हाइट 145 सेंटीमीटर से बिलो होने से भी हाई रिस्क होता है. देन अगर प्रीवियस LSCS होता है तो भी हाई रिस्क होता है. देन हीमोग्लोबिन लेवल बिलो 7 होता है, सीवियर एनीमिया होता है तभी भी हाई रिस्क होता है. देन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, अगर BP 140/90 इक्वल टू 140/90 और मोर देन 140/90 होता है तभी हाई रिस्क होता है. देन अगर एल्डरली प्राइमी होता है तभी हाई रिस्क होता है. देन मल्टी ग्रेविडा में भी हाई रिस्क होता है. सो आप लोग ये बताना चाहिए हाई रिस्क कंडीशन. देन व्हाट आर द डेंजर साइन? एस्टर कैन आस्क यू द डेंजर साइंस ऑफ दिस प्रेगनेंसी. सो डेंजर साइन क्या क्या होता है? सो डेंजर साइन ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होता है तो डेंजर साइन होता है. देन हाई ग्रेड ऑफ फीवर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में बहुत ज़ोर से बुखार होता है तभी वो हाई रिस्क होता है. देन डिक्रीज फीटल मूवमेंट और नो फीटल मूवमेंट, अगर कोई फीटल मूवमेंट ही नहीं होता है और कम हो जाता है तभी हाई रिस्क होता है. देन सीवियर एनीमिया, अगर बिलो 7 ग्राम पर DL हो जाता है हीमोग्लोबिन लेवल तभी डेंजर साइन होता है. देन रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर द टाइमिंग में, समय से पहले रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर होता है तभी वो डेंजर साइन होता है. सो these are the danger sign you should tell if assessor will ask you. okay. देन हाई रिस्क के लिए एसेसर आपका जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्टर है, रिकॉर्ड रिव्यू में आप लोगों का हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्टर वो लोग देखेंगे. और उसमें आपने फॉलोअप कैसे किया है उसको भी, अब उसके ऊपर भी आप लोग नज़र दीजिए. ठीक है. फॉलोअप में आप लोग कितने फॉलोअप किया है, हाई रिस्क कंडीशन का क्या हुआ है, अगर डिलीवरी हुआ है आउटकम हुआ है तो उसका नोट भी आप लोगों को रखना चाहिए. देन APS के बारे में पूछेंगे, एंटीपार्टम हेमोरेज. देन PIS, व्हाट इज़ PIS? PIS होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, अगर प्रेगनेंसी में 140/90 मिलीमीटर मर्करी और उससे ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको PIS बोलते हैं, दैट इज़ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. वो दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ प्री एक्लाम्सिया एंड एक्लाम्सिया. सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्री एक्लाम्सिया? Assessor will ask you about the signs and symptoms of pre-eclampsia. Pre-eclampsia में क्या क्या साइंस एंड सिम्टम है? सो ब्लडिंग ऑफ विजन हो सकता है, हेडेक होता है, डिजीनेस होता है और प्रोटीनूरिया होता है. ठीक है. सो ये हम लोगों को बताना पड़ेंगे. और ब्लडिंग ऑफ विजन होता है, नोजिया वोमिटिंग भी होता है. हाँ, या नोजिया वोमिटिंग होता है, इडिमा होता है. सो दीज आर द प्री-एक्लाम्सिया. अगर और व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एक्लाम्सिया? सो प्री एक्लाम्सिया विथ फिट्स अगर होता है तो हमें हम उसे बोलते हैं एक्लाम्सिया बोलती है. ठीक है. सो सीवियर एनीमिया. सो सीवियर एनीमिया के बारे में आप लोगों को पूछ सकते हैं और उसका डिटेल्स भी रिकॉर्ड रिव्यू में आपको दिखाना पड़ेगा. क्या आपके एरिया में क्या सीवियर एनीमिया प्रेग्नेंट वुमेन केस है? अगर है तो आप RCS रजिस्टर में आप वो दिखा सकते हैं सीवियर एनीमिया. और क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया पूछ सकते हैं. सो व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया? सो एनीमिया माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. हाँ. सो माइल्ड में कितना रेंज होता है, मॉडरेट में, सीवियर में कितना होता है वो पूछ सकते हैं. सो माइल्ड में कितना होता है? माइल्ड में होता है अपना 9 to 11, देन 7 to 9 एंड बिलो 7 होने से हम सीवियर एनीमिया बोलते हैं. ठीक है. देन मल्टीपल प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़, हाइपरथायरॉयडिज्म, सिफिलिस एंड बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री अगर कोई है तो रिकॉर्ड रिव्यू में वो आप लोगों को पूछेंगे. ओके. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द फैसिलिटी प्रोवाइड्स नियोनेटल एंड इन्फेंट हेल्थ सर्विसेज, identification, primary management and prompt referral of sick newborn and infant. सो मैंने एक रजिस्टर मेंटेन किया है, दैट इज़ सिक न्यूबॉर्न
रेफरल रजिस्टर आप भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर नहीं भी किया तो आप वो ओपीडी में भी, ओपीडी रजिस्टर में भी दिखा सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा एक रजिस्टर बनाएंगे तो अच्छा ही होगा। मैंने एक सिक न्यूबॉर्न रेफरल रजिस्टर मेंटेन किया है। सो सिक न्यूबॉर्न रजिस्टर में क्या होता है, जो भी LBW बेबी होता है, लो बर्थ वेट बेबी, सो लो बर्थ वेट बेबी के बारे में आपको पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट, अगर बच्चे का वेट बिलो 2.5 kg होता है तो उसको बोलता है लो बर्थ वेट बेबी। सो व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ LBW बेबी? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज LBW, very low birth weight and extremely low birth weight. So very low birth weight, very low birth weight में कितने वेट होता है? वेरी लो बर्थ वेट में लेस देन 1.5 kg अगर होता है तो उसको बोलते हैं वेरी लो बर्थ वेट। अगर 1 kg से कम होता है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। सो क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं एसेसर। देन अगर प्री टर्म सेप्सिस, बर्थ एस्पेक्सिया केसेस है तो उसका रिकॉर्ड आपको दिखाना पड़ेगा। कॉन्जेनिटल एनिमलिस अगर है, हाँ, सो उसके लिए वो आपको कॉन्जेनिटल जो एनिमलिस है, हाँ, उसके लिए आपको एक बर्थ डिफेक्ट रजिस्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को अगर कोई ऐसा केस है तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा। देन इन्फेंट ARI, डायरिया, संडिस, एनीमिया, malnutrition, डेवलपमेंटल डिलेज, हाँ, सो उसको आप लोग रिकॉर्ड रिव्यू में OPD रजिस्टर में आप लोग, अगर डायरिया केसेस है, इन्फेंट का जंडिस, एनीमिया, malnutrition, डेवलपमेंटल डिलेज, सो आप लोग रिकॉर्ड रिव्यू में वो OPD रजिस्टर में आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, देन कमिंग टू नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। सो इम्यूनाइजेशन सर्विस रिकॉर्ड रिव्यू में आप लोगों का RCS रजिस्टर भी देखेंगे यहाँ पर भी। सो कंप्लीट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, सो कंप्लीट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ना कि बल्कि आपको ANM को ही पता होना चाहिए, MPW और CHO को भी पता होना चाहिए दिस कंप्लीट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सो द एसेसर कैन आस्क यू, CHO को भी पूछ सकते हैं और MPW को भी पूछ सकते हैं कंप्लीट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सो आप एक बार कंप्लीट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को याद करिए। ठीक है, बिफोर द फाइनल असेसमेंट। देन रिपोर्टिंग ऑफ AEFI, सो AEFI रिपोर्ट अगर आपके पास होता है तो आप एक AEFI रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए और उसमें जितना भी केसेस है, सो और AEFI में एक बात पूछ सकते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ AEFI, व्हाट इज AEFI? AEFI इज एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। सो कितना क्लासिफिकेशन होता है, कितने प्रकार के होता है AEFI, सो वो पूछ सकते हैं। सो AEFI होता है 3 टाइप्स, मतलब 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज माइनर, सीवियर एंड सीरियस। सो माइनर कौन कौन सा होता है? माइनर कौन कौन सा होता है? सो माइनर में आपका फीवर होता है, स्वेलिंग होता है, दिस आर माइनर। सीवियर में वॉमिटिंग होता है, हेडेक, वॉमिटिंग होता है। देन सीरियस में डेथ हो जाता है। सो अगर एसेसर आपको पूछता है, सो माइनर, सीवियर एंड सीरियस, दिस 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन AEFI, सो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, देन रिकॉर्ड रिव्यू में आपका वो जो AEFI रजिस्टर है उसको वो लोग देखेंगे। ठीक है, देन कमिंग टू नेक्स्ट, द फैसिलिटी प्रोवाइड्स चाइल्डहुड एडोलेसेंट हेल्थ सर्विसेज। हाँ, उसके लिए आप एक अलग से रजिस्टर बना सकते हैं एडोलेसेंट हेल्थ के लिए, कि हम लोग 14 को, एवरी मंथ 14 को वो एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक हम लोग रखते हैं, और जो एडोलेसेंट पीपल है उसको हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं हम लोग। सो एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक एवरी मंथ 14 को हम लोग करते हैं। सो ऐसे आप लोग बता सकते हैं, और रिकॉर्ड रिव्यू के लिए आप लोग वो रजिस्टर दिखा सकते हैं एडोलेसेंट हेल्थ के लिए। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन, प्राइमरी मैनेजमेंट रेफरल फॉलोअप सर्विसेज फॉर चाइल्डहुड एलिमेंट्स,
अगर चाइल्डहुड अगर कोई एनीमिया केस है सो उसका रिकॉर्ड वो लोग देखेंगे ना, उसको आप लोग दिखाए, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन, वैक्सीन प्रिवेंशन, ARI, डायरिया केसेस है या फीवर, ENT प्रॉब्लम्स, स्किन इन्फेक्शन, ये सब जो रिकॉर्ड है वो आप लोगों को OPD रजिस्टर में आ जाएगा, ठीक है। इनमें पॉइजनस इंजरीज, एक्सीडेंटल, 4D, what is 4D? 4D is a what is 4D? So 4D is a first D is a defect at birth, then disease of childhood, deficiency and developmental delay, including disabilities, एंड सिकल सेल एनीमिया। सो सिकल सेल के लिए हम लोग तो टेस्ट करते ही है, पोर्टल में हम डालते हैं। सो सिकल सेल के लिए एक्स्ट्रा आप लोग रजिस्टर बना भी सकते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट, एजुकेशन, काउंसलिंग एंड रेफरल सर्विसेज फॉर एडल्सन हेल्थ। अगर एडल्सन हेल्थ में कोई एनीमिया केस है या मलन्यूट्रिशन केस है, सो उसके लिए हम उसको रेफरल रजिस्टर में वो दिखाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा एनीमिया केस निकलता है या मेलिट्यूशन, सो उसको हम लोग रेफ़र किया है, सो वो रेफरल केस पे आ जाएगा, ठीक है। सो प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया एंड अदर डिजीज, काउंसलिंग ऑन लाइफस्टाइल, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। सो हम लोग जो काउंसलिंग करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको, सब्सटेंस अब्यूज एंड सेक्स एजुकेशन, सो ये जितने भी एरिया है, मतलब काउंसलिंग और मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सो उसके लिए स्टाफ इंटरव्यू में आप लोग पूछ सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या बताएंगे। सो आप जो एडोलेसेंट हेल्थ का जो रजिस्टर है एडोलेसेंट, सो उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोग दिखा सकते हैं कि हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए अवेयरनेस क्या है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको के लिए भी हमने अवेयरनेस किया है, सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए भी हमने अवेयरनेस किया है, और जो स्क्रीनिंग है आप लोग वो रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। So coming to next, the facility provides family planning services. It's a very important family planning. मेरा भी जो एनकस हुआ था, सो फैमिली प्लानिंग में वो लोग बहुत अच्छे तरह से मतलब देखते हैं फैमिली प्लानिंग। सो जितने भी मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव है उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव कब यूज़ करता है, कौन कौन कैसे कैसे यूज़ करता है। सो मैं अगर इसमें डिटेल्स में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आप लोग एक बार रीड करिए। द प्रोविज़न ऑफ कॉन्ट्रा इंक्लूडिंग ECP, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो आप लोग जानते हैं अराउंड 72। सो विद इन 72 आवर्स जो हम लोग खाते हैं, जो दिलाते हैं। और OCP कब खाना चाहिए और कैसे कंटिन्यू करता है, अगर 2 और 3 पिल छूट जाता है तो कैसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो उसको आप डिटेल्स में पढ़िए, ठीक। इंजेक्टेबल में अंतरा इंजेक्शन कहाँ पर देना चाहिए, कंट्रा इंडिकेशन क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, देन IUCD का कंट्रा इंडिकेशन क्या है, साइड इफेक्ट। सो इन डिटेल्स आप लोग प्लीज़ जाइए। सो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होंगे और आप लोगों का वो एसेसर कैन आस्क यू ऑल दिस थिंग। एंड रिकॉर्ड रिव्यू में आप लोगों का जो रजिस्टर है, IUCD रजिस्टर या कॉन्डोम रजिस्टर और ऑन्टोरा रजिस्टर और OCP रजिस्टर में आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट, एजुकेशन, काउंसलिंग एंड रेफरल सर्विसेज फॉर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, देन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फैमिली प्लानिंग ऑप्शन टू एलिजिबल क्लाइंट। हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो फैमिली प्लानिंग के ये तो रजिस्टर होंगे ही, OCP के लिए अलग से, देन अंतरा के लिए अलग से, कंडम के, IUCD के अंतर अलग से होंगे। एक रजिस्टर आप बना सकते हैं जो है फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग रजिस्टर। मैंने बनाया है फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग रजिस्टर। सो जितने भी लोग फैमिली प्लानिंग में इंक्लूड हुए हैं, एलिजिबल कपल, उसको हम पहले क्या करते हैं, काउंसलिंग देते हैं, उसके बाद ही वो लोग चॉइस करते हैं बास्केट ऑफ चॉइस से जो कौन सा फैमिली प्लानिंग दे कैन यूज़। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग देते हैं, सो उसके बाद ही वो लोग चूज़ करते हैं। सो इसीलिए आप एक फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग रजिस्टर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग रजिस्टर में जितने भी लोग जो फैमिली प्लानिंग मतलब कोई कंडम लेता है, कोई IUCD लेता है, उसको
उसका नाम और कौन से डेट में वो आया है हमारे सेंटर में काउंसलिंग के लिए, उसका डिटेल्स हम भरेंगे रजिस्टर में, ठीक है। सो एसेसर कैन आस्क यू अबाउट दिस फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग, सो वो रजिस्टर दिखाने से बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो कमिंग टू नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल फॉर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल कंडीशन, आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट एंड रेफरल, डिस्पेनोरिया, vaginal discharge, so mastitis, breast lump, pelvic pain, pelvic organ prolapse, identification and management। so उसके बारे में डिटेल्स में रिकॉर्ड रिव्यू में क्या लिखेंगे आप लोगों का, जो ओपीडी रजिस्टर में है। ओपीडी रजिस्टर में जितने भी गायनी पेशेंट है आपके पास, सो वो लोग पूछ रहे कि डिस्पेनोरिया केसेस है क्या, वेजाइनल डिस्चार्ज केस, मेस्टाइटिस, ब्रेस्ट लम्प, पेल्विक, अगर आपके पास है तो ओपीडी रजिस्टर में आप लोग वो दिखाइए, ठीक है। Then coming to next, the facility provides services for promotion, prevention and treatment of communicable diseases as mandated under National Health Program। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर में जितने भी प्रोग्राम है, जितने भी डिजीज़ है, उसको आप लोगों को एसेसर पूछ सकते हैं। सो मैंने जितने भी नेशनल प्रोग्राम है, मैंने एक ही रजिस्टर मेंटेन किया था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के लिए। सो आप लोग अलग अलग से भी रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि ये है प्रिवेंटिव एंड प्रोबेटिव मेजर्स अंडर नेशनल वेक्टर-बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। सो नेशनल वेक्टर-बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम मलेरिया होता है, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस, कैलरा, गंजेई। सो उसका आप लोगों को पूछेंगे कि आपके पास मलेरिया केस है क्या, कितने मलेरिया केसेस है, अगर है 2 है या 1 है या 3 है तो उसको आप लोगों को रजिस्टर में दिखाना पड़ेगा। अगर आपके एरिया में डेंगू केस है तो उसको भी दिखाना पड़ेगा। चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस, कैलाजार, जेई केसेस अगर आपके पास है तो रिकॉर्ड रिव्यू में आपको वो दिखाना पड़ेगा। जहाँ पर भी है, अगर ओपीडी में है तो आप ओपीडी में दिखा सकते हैं, ठीक है। देन मलेरिया के बारे में वो लोग पूछ सकते हैं, मलेरिया कैसे होता है, कहाँ से मतलब कैसे स्प्रेड होता है, सो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। देन देन मलेरिया पूछ सकते हैं, हाँ, डेंगू, मलेरिया क्या क्या then case detection, treatment, referral and follow-up cases under National Vector-borne Disease Control Program under diagnostic services, primary management, referral, follow-up और complications। सो follow-up कैसे किया है, अगर कोई मलेरिया केसेस आप लोग follow-up किया है कि नहीं किया है, अगर डेंगू केस आप लोगों के यहाँ पर है तो आप कैसे follow-up करते हैं उसका आपको रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। अगर ओपीडी में है तो follow-up कैसे किया है उसको आप लोग दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मास ड्रग एडमिशन इन केस ऑफ फाइलेरिया, अगर फाइलेरिया है, फाइलेरिया केसेस है, फाइलेरियासिस केसेस है, अगर उसका मास ड्रग एडमिशन किया है कि नहीं वो लोग देखेंगे। और प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव मेजर्स ऑफ NTEP, ठीक है। NTEP प्रिवेंटिव कम्युनिटी एंगेजमेंट, फैसिलिटेट रेफरल, promote treatment completion and reducing stigma। so anti-veneration tuberculosis elimination program, tuberculosis के लिए आप लोग क्या क्या मतलब कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए क्या कर रहे हो, सो उसको आपको पूछेंगे कि हम लोग अवेयरनेस करते हैं, BSND हो या जब भी हमको मौका मिला तो हम ये अवेयरनेस करते हैं टीबी के लिए। और हम लोग जो जास कमेटी का जो हम लोग मंथली मीटिंग होता है वहाँ पर भी हम लोग टीबी सर्वाइवर को बुलाते हैं, टीबी चैम्पियन होता है उसको बुलाते हैं एज ए स्पेशल गेस्ट। सो ये भी आप लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। सो NTEP अवेयरनेस के लिए आप लोग क्या करते हैं, द एसेसर कैन आस्क यू। सो आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग जो जास का मीटिंग करते हैं, मंथली मीटिंग करते हैं, हमारे यहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट होता है। सो स्पेशल गेस्ट में हम टीबी जो सर्वाइवर होता है उसको हम लोग बुलाते हैं और वो जो मतलब मेडिसिन खा के जो अच्छा हुआ है, हाँ, उसके लिए वो उसका स्टोरी कहता है और दूसरे को भी मतलब अवेयर कर देता है कि टीबी का अगर मेडिसिन खाते हैं तो वो
रिकवर भी होता है। देन केस डिटेक्शन ट्रीटमेंट रेफर एंड फॉलो अप केसेस अंडर NTAP, सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन लिंक with designated microscopy center refer and follow up. So preventive and promotive measures under NLP, लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। सो लेप्रोसी इरेडिकेशन कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे कहते हैं। सो लेप्रोसी हम रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, सो उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। जैसे रेफरल प्रमोट, सो अगर सर्वे रिपोर्ट है तो वो जो दिखा सकते हैं, जो ने आशा लोगों ने जो सर्वे किया था हाउस टू हाउस सर्वे, सो वो हाउस टू हाउस सर्वे आप लोग दिखा सकते हैं एसेसर को। अगर एसेसर पूछता है कि आप लोग क्या कह रहे हो लेप्रोसी के लिए। देन केस डिटेक्शन ट्रीटमेंट रेफरल एंड फॉलो अप केसेस, अगर ऐसा कोई लेप्रोसी केस है तो आप लोग फॉलो अप कैसे किया है उसको आप लोग दिखाना पड़ेगा, नहीं है तो ठीक है, ठीक है। डायग्नोस्टिक सर्विसेज क्या कर रहे हैं, प्राइमरी मैनेजमेंट उसको दिखाना है। दैन प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव फीचर्स ऑफ NACP नेशनल एज कंट्रोल प्रोग्राम, प्रिवेंशन प्रमोशन एवं हाई रिस्क बिहेवियर ग्रुप सपोर्ट टू पेशेंट्स लिविंग विद HIV एज, ठीक है। देन compliance and ART and follow up, compliance to ART and follow up, referral and follow up services under National AIDS Control Program, preventive and promotive measures under National Viral Hepatitis Control Program. So viral hepatitis control program, preventive and promotive measures क्या कर रहे हैं, community engagement कैसे कर रहे हैं, peer support facilities, referral, promote treatment completion with other डिपार्टमेंट्स। सो हम लोग प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव मेजर्स क्या कर रहे हैं नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम के लिए। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे कर रहे हैं वो स्टाफ इंटर में आप लोगों को पूछेंगे, ठीक है। आप लोग जो मीटिंग करते हैं और उसका डिटेल्स आप लोग दीजिए, ठीक है। केस डिटेक्शन ट्रीटमेंट रेफरल एंड फॉलो अप केसेस अंडर NBACP, सो डायग्नोसिस सर्विसेज क्या क्या डायग्नोसिस रेफरल एंड फॉलो अप कैसे करते हो वो आपको दिखाना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल सर्विसेज अंडर IDSP, हम लोग तो आजकल IDSP हम डेली देते हैं। सो पोर्टल को वो लोग खोलेंगे और आपका जो फिजिकल रिपोर्ट है, मतलब वो जो IDSP रजिस्टर में है उसको मैच करना चाहिए, ठीक है। वीकली रिपोर्टिंग एंड सर्वेलेंस, देन IDSP रजिस्टर assessor will see your IDSP register and they will match with the IDSP portal, okay. Coming to next, the facility provides services for acute simple illness and minor ailments, identification, management and referral of acute simple and minor illnesses. So अगर फीवर केसेस, डायरिया, स्केबीज, रेसेस, तो ये जो केसेस है आपको रिकॉर्ड रिव्यू में OPD रजिस्टर में आप दिखा सकते हैं, ठीक है। टाइफॉइड, हेलमेंटियासिस, हेडेक, बॉडी एक, हाँ, ठीक है। दैन प्रिवेंटिव प्रोमोटिव मेजर्स फॉर एक्यूट इलनेस, प्रिवेंटिव एंड ये जो एक्यूट इलनेस है उसके प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव मेजर्स आपने क्या क्या किया है, सो उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग अवेयरनेस करते हैं वाटर बॉर्न डिजीज, सो हैंड वॉशिंग का अवेयरनेस करते हैं, स्कूल में जाते हैं कैसे हाथ धोते हैं, वाटर 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, तो उसके बारे में हम लोग अवेयरनेस देते हैं टू प्रिवेंट द वाटर बॉर्न डिजीजेस लाइक डायरिया एंड डिसेंट्री एंड, तो उसके बारे में आप लोग डिटेल्स लिए, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट, the facility provides services for promotion, prevention and treatment of non-communicable diseases as mandated under National Health Program Scheme. So NCD, coming to NCD, so available services for hypertension. जो हाइपरटेंशन में आप लोग क्या रखें, सो पहले तो आप लोगों को पूछेंगे कि आप लोगों का NCD का टारगेट पॉपुलेशन क्या है। एज यू ऑलरेडी नो दैट टारगेट पॉपुलेशन कितना होता है 37% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। सो आपको टारगेट पॉपुलेशन आपका आप लोगों को पूछेंगे, देन पूछेंगे कि आपके एरिया में हाइपरटेंशन केसेस कितना है। सो आपको एग्जैक्ट बताना है हाइपरटेंशन कितना है, 100 है तो 100 बताना, 120, 130, 140, सो एग्जैक्ट बताना चाहिए, ठीक है। देन स्क्रीनिंग कितना हुआ, लास्ट मंथ में आपका स्क्रीनिंग कितना हुआ है, अभी आपका ट्रीटमेंट कंप्लायंस मतलब ट्रीटमेंट कितने पेशेंट पा रही है, ठीक है। एंड फॉलो अप एंड ऑल केसेस एंड रेफरल फॉलो अप और ऑब्लिशन एंड रिफिल ऑफ ड्रग्स, और ड्रग्स आप लोगों को कैसे रिफिल करते हैं, कितने दिनों के लिए ड्रग्स देते हैं, हम लोग 30 डेज़ के लिए देते हैं। सो ये सब आप लोगों को बताना पड़ेगा। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जितने भी हमारे यहाँ पर आसाम में हमारे बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एनक्वास हुआ है उसमें मतलब सभी में मैंने गया है। सो
एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो एनसीडी रजिस्टर है, एनपी एनसीडी रजिस्टर है, उसका जितना भी कलम है उसको फुल होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी का भी जो बीएमआई का कलम है फिलअप नहीं है। अगर किसी का बीएमआई है और किसी का और दूसरा कलम ब्लैंक है, सो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। सो उसको प्लीज़ ध्यान दीजिए। और बीपी मेजरमेंट, अगर आपके पास अगर आप एनक्वास के अप्लाई करते हैं तो आपके पास तो वो मार्क्यूरी वाला तो बीबी मशीन नहीं रहेगा, सो मार्क्यूरी फ्री होगा। सो आप लोग क्या करेंगे, डिजिटल यूज़ करेंगे या तो एनालिटिकल। सो मैक्सिमम हम लोग क्या डिजिटल यूज़ करते हैं। अगर डिजिटल यूज़ करते हैं तो बीपी रीडिंग भी ऑड नंबर भी आ सकता है, लाइक 125/85, 137 by 87 or 75. So I have seen most of the center, they used to write BP like 120/70, 110/60, then 100/60, 130/70. That is in round figure. Why not in odd number or even number like 122/82, 126/84? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? सो उसको आप प्लीज़, अगर आप लोग ऐसे कर रहे हैं सो उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि एसेसर अच्छी तरह से वो देखते हैं बीपी मेजरमेंट। क्योंकि अगर आप क्वालिटी एनसीडी स्क्रीनिंग करते हैं तो आपका बीपी मेजरमेंट एक्यूरेट होना चाहिए। और एसेसर आपको बीपी मेजरमेंट मापने के लिए भी दे सकते हैं, जैसे आप बीपी मेजरमेंट कैसे लेते हैं। सो पहले आपका बीपी मेजरमेंट कैसे लेते हैं उसको आप एक बार ठीक से उसको जानिए और देखिए। एक हमारा जो एक पिक्चर है ना, बीपी कैसे लेते हैं, और उसको चेयर में कैसे बैठते हैं। देन while we're taking BP measurement there should be no talk। अगर कोई आता है तो उसको हम 10 to 15 मिनट्स रेस्ट करने के लिए ले लेते हैं। उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, बीपी मेजरमेंट लेते हैं। देन और क्या होता है, वो जो लेग शुड बी रेस्टिंग पोजीशन, रेस्टिंग पोजीशन एंड ये सब हम लोग करते हैं। सो उसको हम लोग बताना पड़ेगा और प्रैक्टिकली दिखाना भी पड़ेगा अगर कोई पूछे तो, ठीक है। सो स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट, कंप्लायंस एंड फॉलो अप ऑल पॉजिटिव केसेस, जितना भी पॉजिटिव केसेस आपको बताना पड़ेगा। और एक चीज़ देखते हैं एसेसर कि उसको टारगेट पॉपुलेशन आपको पूछते हैं। देन हाइपरटेंशन केस कितना है। सो हाइपरटेंशन केस कितना होना चाहिए आपके एरिया में, दैट इज़ एज पर WHO गाइडलाइन 19.7% होना चाहिए। सो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका टारगेट पॉपुलेशन जितना है इंटू 19.7 कीजिए। उसके हिसाब से अगर आपका हाइपरटेंशन केसेस है उसके हिसाब से तो ठीक ठाक है। अगर उससे कम होता है आपका हाइपरटेंशन पेशेंट, that means you are not delivering quality NCD screening. So please go through this, that hypertension cases should be 19.7%. Okay, then coming to next, availability of services of diabetes. So diabetes के लिए वो क्या पूछेंगे, सेम क्वेश्चन पूछेंगे डायबिटीज़ के लिए भी। सो स्क्रीनिंग कितना हुआ है, ट्रीटमेंट कितना का चल रहा है, हाँ सेम क्वेश्चन ही पूछेंगे। रिकॉर्ड रिव्यू में आप लोगों का वो NPNC रजिस्टर देखेंगे। दैट अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज फॉर नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ NAFLD। सो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के लिए एक एक्स्ट्रा रजिस्टर आप लोग बना सकते हैं NAFLD के लिए। सो उसका एक दो अवेयरनेस भी आप दिखा सकते हैं। अगर कोई केसेस है आपके यहाँ पर NAFLD का, सो उसमें आप लोग उठा सकते हैं। सो स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट, कंप्लायंस एंड फॉलो अप पॉजिटिव केसेस, रेफर फॉलो अप, रिफिल ऑफ ड्रग्स, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज फॉर कैंसर्स, ऑरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर्स, जितने भी कैंसर्स है। सर्वाइकल कैंसर का हमारे यहाँ पर स्क्रीनिंग नहीं हुआ है। तो ऑरल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर, ऑरल कैंसर का क्या क्या है, सो आप डिटेल्स एक बार पढ़िए। दैन ब्रेस्ट कैंसर का जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है उसको पता होना चाहिए। सो एसेसर कैन आस्क यू अबाउट द सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन
एंड अनदर इज़ क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। 2 एग्जामिनेशन होता है, एक तो बेनिफिशियरी खुद कर सकते हैं घर में इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड वो एक होता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो हम लोग इंस्टीट्यूशन में करते हैं, ठीक है। सो वो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यू शुड नो, द असेसर कैन आस्क यू अबाउट दिस, ओके। देन रिकॉर्ड रिव्यू में जितना भी कैंसर है तो आप NPNCD रजिस्टर में आप दिखा दीजिए, ये ऑरल कैंसर का है, ये ब्रेस्ट कैंसर का है, वहाँ पर हम रिकॉर्ड दिखा सकते हैं रिकॉर्ड रिव्यू के लिए। देन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेस, आप लोग यहाँ पर अगर रेस्पिरेटरी डिजीजेस है तो उसका आप लोग रिकॉर्ड कहाँ पर दिखा सकते हैं, OPD रजिस्टर में दिखा सकते हैं। देन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज फॉर एपिलेप्सी, हाँ एपिलेप्सी केस का वो आप लोग रिकॉर्ड रिव्यू OPD रजिस्टर में ही दिखा सकते हैं। स्क्रीनिंग अर्ली इंडिविजुअल ट्रीटमेंट कंप्लेन, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज फॉर लोकली प्रिवेलेंट हेल्थ डिजीज एंड सब्सटेंस एब्यूज। हाँ ये आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे सर, जैसे आपके यहाँ पर लोकली प्रिवेलेंट डिजीज़ कौन सा है, कौन सा डिजीज़ आपके यहाँ पर ज़्यादा आता है। सो उसके हिसाब से आप लोग आप OPD देखकर कौन सा पेशेंट आप लोगों के यहाँ पर ज़्यादा आता है, सो पहले से भी आप वो तय कर दीजिए। अगर ये तो आप लोगों का असेसमेंट के दिन असेसर आपको पूछेंगे कि आपके यहाँ पर प्रिविलेंट हाईली प्रिविलेंट डिजीज़ कौन सा है, ठीक है। अगर है तो उसको आप लोग मतलब जो भी है वो OPD रजिस्टर में आपको दिखाना पड़ेगा। दैन प्रिवेंटिव एंड प्रोवेटिव मेजर्स अंडर NCD। सो NCD को प्रिवेंट करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, सो असेसर विल आस्क यू। सो उसका जवाब क्या है, जब हम लोग कम्युनिटी एंगेजमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, जो हमारा BSND है और जो मीटिंग होता है हम लोग हेल्थ टॉक करते हैं, हाँ। सो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर हम लोग काउंसलिंग देते हैं कि फिज़िकल एक्टिविटी करना है, सॉल्ट कम लेना है, देन स्वीट भी कम लेना है, हाँ। देन प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज करना है। सो ये हम लोग अवेयरनेस देता हूँ, ये सब हम लोग बताना पड़ेगा। सो कमिंग टू नेक्स्ट, द फैसिलिटी प्रोवाइड सर्विसेज फॉर हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ एंड वेलनेस। HWC undertakes health promotions and health promotion prevention activities, health promotion and disease prevention activities to community level resources है। सो VHSNC, सो आशा के पास होता है VHSNC रजिस्टर। सो VHSNC रजिस्टर अपडेट होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पेशेंट सपोर्ट ग्रुप फॉर ऑल द डिजीज लाइक हाइपरटेंशन का पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, डायबिटीज़ का पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, ऐसा सपोर्ट ग्रुप। सो उसका हमारा बेनिफिट क्या है, जो हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं 6 to 7 का जो हम लोग ग्रुप बना देते हैं पेशेंट का। सो उसका बेनिफिट ये होता है कि जो जितने भी पेशेंट होता है, सो उसका वो मेडिसिन खाकर क्या हुआ है, मतलब कैसा लगता है, मतलब रिज़ल्ट कितना है। सो ये जो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप का मेन उद्देश्य ही है, जो ड्रॉप आउट रेट कम करना है, और मोटिवेट करेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे कि हाँ ये रेगुलर मेडिसिन खाना सही है, रेगुलर मेडिसिन खाने से ये डायबिटीज़ भी कंट्रोल में होगा, हाइपरटेंशन में भी कंट्रोल होगा। अगर कोई मेडिसिन छूट जाता है तो वो सेहत के लिए हमारे अच्छा नहीं है। सो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप जितने भी डिजीज़ है उसके लिए हम लोग पेशेंट सपोर्ट ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक है। देन वो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप का रजिस्टर आप लोगों को वो दिखाना पड़ेगा, जो एसेसर आएगा अगर कोई पूछे तो, ठीक है। देन प्रोविजन ऑफ वेलनेस सर्विसेज फॉर योगा एंड अदर एक्टिविटीज़। हाँ हमारे यहाँ पर योगा होता है, मंथली योगा होता है। सो योगा रजिस्टर आप लोगों को मेंटेन करना है, और योगा का जो फ़ोटो, हाँ एक बार आपने जितनी भी एक्टिविटी किया है उसका फ़ोटो प्लीज़ रजिस्टर में वो चिपका लेना, ठीक है। योगा का जो फ़ोटो है, योगा क्या है, फ़ोटो चिपकाना है। सो पीरियडिक योगा सेशन, हेल्थ एजुकेशन और लाइफस्टाइल मोटिवेशन। दैन प्रोविज़न ऑफ आयुष सर्विस अगर है तो दिखाना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पर। दैन प्रोविज़न ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज ऑफ ईट राइट। हाँ ईट राइट कैंपेन के लिए आप लोग क्या करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी असिस्टर विल आस्क यू अबाउट द ईट राइट कैंपेन। सो ईट सेफ ईट हेल्दी,
ईट हेल्दी न्यूट्रिशस ड्यूरिंग फर्स्ट 1000 days ऑफ लाइफ। हाँ, जो प्रथम जो फर्स्ट जो 2 साल होता है, जो ये न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही क्रूशियल डे होता है, और क्या क्या देना है खाने के लिए। सो इसको हम लोग जानना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस डाइट, फूड फोर्टिफिकेशन, हाँ फूड फोर्टिफिकेशन प्लस एफ लोगो, सो जहाँ पर प्लस एफ लोगो है फूड फोर्टिफिकेशन, सो उसको भी हम लोग जानना पड़ेगा। एंड फूड टू अवॉइड, क्या क्या फूड नहीं खाना चाहिए। ईट सेफ, हाइजीनिक, सैनिटेशन, फूड सेफ्टी एंड फूड एडल्ट्रेशन, कहाँ कहाँ पर मिलावट है, जिसको हम बोलते हैं फूड एडल्ट्रेशन, कहाँ कहाँ पर मिलावट है उसको हम जानना पड़ेगा, ठीक है। और वो एसेसर आपको पूछेंगे। और हमारे पास एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं फूड पिरामिड, जो कौन सा ईट लिबरली, ईट मॉडरेटली, एंड कौन सा ज़्यादा खाना है, कौन सा कम खाना है, कौन सा मीडियम खाना है, और कौन सा नहीं खाना चाहिए। मतलब ऐसे बोल के हमारे यहाँ का एक फूड पिरामिड है। सो फूड पिरामिड के बारे में आप लोगों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देन फैसिलिटी ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज एज मैनेजर। सो कितने ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक होना चाहिए पेशेंट का, हमारे यहाँ पर 14 होना चाहिए। सो वो फैसिलिटी लेबोरेटरी सर्विसेज एज मैनेटेड। सो लेबोरेटरी सर्विसेज क्या क्या होना चाहिए ये आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। मतलब RDK, हीमोग्लोबिन, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन डिपस्टिक, एल्बुमिन फॉर शुगर, देन ब्लड शुगर, मलेरिया, RCT फॉर डेंगू, कलेक्शन ऑफ स्पूटम सैंपल फॉर TB एंड HIV, RCT, and test for iodine and salt, water testing for fecal contamination, chlorination, then hepatitis B surface for hepatitis B and filariasis। सो इतना टेस्ट आप लोगों को है तो वो आप लोगों को रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देन एबिलिटी बेसिक लीकेज विथ सेंट्रल डायग्नोसिस यूनिट्स एबिलिटी ड्रग्स एज पर, सो एज पर इडियल आप लोगों के यहाँ पर एबिलिटी ऑफ ड्रग्स है, सो वो रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स फॉर रिफिल फॉर क्रॉनिक केसेस, अगर आपके पास क्रॉनिक केसेस है सो उसका क्रॉनिक केसेस का मेडिसिन ड्रग्स अवेलेबिलिटी है या नहीं है, उसका आप रिकॉर्ड पोस्ट ऑफ रजिस्टर में आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर योर एरिया ऑफ कंसर्न ए वी हैव completed, that is area of concern A, that is service provision। सो ये क्वेश्चन जितने भी हम लोग डिस्कस करा है सो ये पूछ सकता है, और रिकॉर्ड रिव्यू के लिए आप लोगों को वो रजिस्टर मेंटेन करना सही है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ कंसर्न बी, दैट इज़ पेशेंट राइट। पेशेंट राइट में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है और क्या क्या रजिस्टर आप लोगों को मेंटेन करना सही है, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।